चलो, कहाँ तक पढ़ लिया बताओ। दूसरा उद्देश्य यही है हमारा। क्या है? क्या है दूसरा उद्देश्य? पहला कौन सा था? यानी कि हमारी जो बात है वो चल रही है आपके किससे संबंधित है? राणा कुंभा। और राणा जो कुंभा है, इनका जो टाइमिंग है वो है आपके 1433 से लेकर 1468। राणा कुंभा के बारे में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ा हमने, जहां पर कुंभा का पूरा जीवन परिचय था, जिसमें इनके पिता, माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री जो भी रहे वो सारी पढ़ी। फिर इसके बाद में इनके दरबार से संबंधित हमने बातें कही, जैसे कि इनके गुरु कौन थे, या संगीत गुरु कौन थे, या फिर काव्य गुरु कौन थे, और इसके अलावा इनका शिल्पकार कौन था। इसके बाद में हमने कुंभा से संबंधित समकालीन को लेकर चर्चा की, कि यानी कि मेवाड़ के महाराणा जिस समय कुंभा है, उस समय आसपास में कौन कौन से राजा हैं। जैसे मालवा में कौन राजा है? ठीक सा बात, बस ऐसे याद करना। अच्छा, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि कुंभा जब गद्दी पर बैठ रहे हैं तो कितने उद्देश्य लेकर बैठे थे? दो उद्देश्य, जिसमें से पहला उद्देश्य हमने कंप्लीट किया था। पहला उद्देश्य ये था कि कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया था, बदला लेने के लिए युद्ध लड़ा, मालवा जीता, और उसी मालवा के लिए एक विक्ट्री टावर बनाया, जिसे क्या बोलते हैं? विजय स्तंभ। यस। आज हमारे पूछने का बहुत मन है, खड़े हो जाइए। आज पढ़ाएंगे कम, पूछेंगे ज्यादा। यस। वाह, शाबाश, खड़े हो गए। विजय स्तंभ के बारे में 15 बातें बताओ। घड़ी। ओके, 15 बातें बता दो। शाबाश, कुंभा ने बनाया। विजय स्तंभ किसने बनाया? मालवा विजय उपलक्ष्य में। चित्तौड़गढ़ में है ये। 9 मंजिलें हैं। अल्लाह लिखा हो, अल्लाह लिखा हो 9 बार। को 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, जहां गलत हुए। यस। यस। जय हो। विजय स्तंभ। ठीक है। ये 9 मंजिला है। हाँ। कुंभा ने बनाया। मालवा विजय उपलक्ष्य में। ठीक। ठीक है। प्रतीक जी ने। ओके। मजा नहीं आ रहा है। गाना बजाओ, तब मजा नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा बोल रहे हैं जैसे विजय स्तंभ से दुश्मनी रही है, कि विजय स्तंभ चित्तौड़ में है, 9 मंजिल है। फिर कुंभा ने बनाया। फिर लास्ट में बता रहे हैं मालवा जीता तो बनाया। सीक्वेंस में मजा नहीं आ रहा है। मैं ही लिखा देता ऐसे कि लिख लो विजय स्तंभ, लिख लो डाक टिकट जारी हुआ। फिर लिखता विजय स्तंभ लिख लो 1440 में बना। फिर आखिरी में लिखा देता लिख लो विजय स्तंभ चित्तौड़ में। मजा नहीं आ रहा है। कहाँ है सीक्वेंस, कहाँ है? यस, आप देखो, पड़ोसी सुनो सीक्वेंस। यस। बैठे बैठे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े होने। 5 मिनट का टाइम में पढ़ो विजय स्तंभ फटाफट। इसका मतलब पढ़ते नहीं हो घर जाकर। घर जाकर डायरेक्ट पढ़ते हो ना। यहां से घर जाकर डायरेक्ट सो कौन जाता है? कि नहीं मैं अब सोऊंगा या सोऊंगी, नो डिस्टर्ब। सो जाते हो, सो मत भाई। नहीं नहीं, पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, मैंने तो ऐसे ही रख दी उधर। देखो ऑनलाइन वाले, वाह शाबाश। बिल्कुल। तक एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं, 157 सीढ़ी है, 9 मंजिल है। हैं? तीसरी मंजिल में वो है। जब मंजिल की बात कर रहे होते तो पूरी बातें मंजिल की बताया करो। हैं? कहाँ ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट 9वीं मंजिल, 9वीं मंजिल से डायरेक्ट भूमि के अंदर।
हम्म, किसका? अच्छा, क्षेत्र नहीं लिखा देंगे, क्षेत्र का क्या चिंता कर। शाबाश, पढ़ लिया। लिखो दूसरा उद्देश्य, लिखो दूसरा उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है? नहीं पढ़ना। दूसरा उद्देश्य क्या है? फिर भी नहीं पढ़ना। हेडिंग डालो, कुंभा का दूसरा उद्देश्य। कुंभा का दूसरा उद्देश्य पढ़ा करो भाई। ऐसे नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे चलेगा बताओ? हैं? कुंभा का दूसरा उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य क्या है कुंभा का? दूसरा उद्देश्य यह है कि मेवाड़ में बढ़ते हुए राठौड़ों का प्रभाव समाप्त करना। मेवाड़ में बढ़ते हुए राठौड़ों का प्रभाव समाप्त करना। ये प्रभाव कैसे बढ़ रहा है? देखो, हमने पढ़ा था कि लाखा के समय रणमल आ गए थे यहां। लाखा की मृत्यु के बाद में अगला जो मेवाड़ का महाराणा बना था वो बना था मोकल। और मोकल रणमल का क्या है? भांजा है। मोकल के समय क्या हुआ कि मेवाड़ में जितने उच्च पद हुआ करते थे उन सब पर कौन विराजमान हो गए? राठौड़। तो यहां एक नोट करके लिखिए आप, राणा मोकल के समय, राणा मोकल के समय मेवाड़ में उच्च पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति हुई। नियुक्ति हुई। इसीलिए मेवाड़ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा या क्या नहीं होगा, ये लगभग लगभग डिसाइड करने लगे थे कौन? राठौड़। इसीलिए कुंभा इनको समाप्त करना चाह रहा है। कुंभा के हाथ में ऐसे ही एक जानकारी लग गई। कुंभा को ऐसे ही पता चल गया। क्या पता लग? तो कुंभा को यह पता चला कि यहां मेवाड़ के अंदर एक दासी है जिसका नाम है भारमली। वैसे इतिहास में बहुत सारी भारमली हुई है और इस भारमली की वजह से दूसरों के घरों में आग लगी है, ये भी फिक्स है। हाँ, जैसे एक ग्रंथ है बागा भारमली रिवात। तो ये जो ग्रंथ है ये मैं आपको कला संस्कृति में लिखाऊंगा, ठीक है? जब हम पढ़ेंगे ना राजस्थानी भाषा साहित्य, तब आपको बताऊंगा इसके लेखक कौन है। अभी जानना चाह रहे हो? शाबाश, जानना चाह रहे हैं, ये बताएंगे भाई कौन है। बागा भारमली रिवात के लेखक कौन है? शाबाश, कौन है? इज्जत बच गई आपकी। तालियां बजाओ, बजाओ बजाओ, अरे तालियां बजाओ। यस, इज्जत बचा ली। शाबाश। बागा भारमली रिवात के लेखक कौन? कितनी बार बताया मैंने, कहा लगभग जिसके बात हो, जैसे पाबूजी री बात है, डूंग जी जवार जी री बात है, टाबरा री बातें हैं, बागा भारमली री बात है, इस सब के लेखक कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो यहां एक भारमली है, ये भारमली दासी है। कौन है ये दासी है। ये भारमली प्रेम करती है कुंभा से।
लेकिन दासी है, राजा को कैसे कह सकती है कि राजा मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, क्या हम भाग चले यहां से? कैसे कह सकती है बेचारी? कई बार चाहे व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, वो किसी से प्रेम कर सकता है, कह थोड़ी सकता है। ऐसी सिचुएशन थी किसकी? भारमली की। तो भारमली अब राजा से प्रेम करती है, कर रही है, करने दो। इसी भारमली से प्रेम करता है कौन? रणमल राठौड़। कौन करता है? ये बात कुंभा को पता चल गई। कुंभा को यह भी पता है कि भारमली मुझे चाहती है, लेकिन कुंभा को यह भी पता है कि भारमली को और कौन चाहता है। जैसे अभी यदि हम बात करें, जैसे आपके कोई फ्रेंड है, सपोज देन उसका कोई फ्रेंड है, आपका उसका जो फ्रेंड है वो पहले से आपका फ्रेंड है, नहीं समझे? ये तीनों व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, ये एग्जाम्पल समझिए आप, ठीक है? कुंभा के पास जो कार्टून का मैसेज आ रहा है वो दो तरीके से आ रहा है। एक तो कहां से आ रहा है? रणमल राठौड़ से। और एक घूम से किधर से आ रहा है? भारमली से। और भारमली से जो आ रहा है उस पर लिखा आ रहा है फॉरवर्ड। मतलब कुंभा को पता है ये मैसेज पहले से कहां से आ रखा है। मतलब कुंभा को ये पता चल गया कि भारमली मुझसे तो प्रेम करती है, लेकिन भारमली से कौन प्रेम करता है। इसीलिए कुंभा ने भारमली को बुलाया और कहा, पगली, हमारे देश की बात है, देश का मतलब मेवाड़ की बात है, और देश के साथ कभी गद्दारी नहीं होती है। आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, आज तुम्हें हमारे देश को बचाना है, और देश को बचाने के लिए क्या करना है? तो रणमल राठौड़ की हत्या करनी है। तब कहते हैं कि कुंभा ने इसी भारमली की सहायता से जहर देकर किसको मरवा दिया? यानी कि मेवाड़ में बढ़ते हुए राठौड़ों का प्रभाव क्या हो गया? ये समाप्त हो गया। समाप्त हो गया, लेकिन एक और नई चिंगारी लग गई, क्योंकि इस समय रणमल राठौड़ मारवाड़ का राजा है। भाई आम आदमी नहीं है ये रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ इस समय कहां है? मारवाड़ का राजा है। यदि मारवाड़ के राजा की हत्या मेवाड़ के राजा ने की है, इसका मतलब मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य क्या हो गई है? दुश्मनी। जबकि इससे पहले क्या थे? अच्छे संबंध थे, क्योंकि हंसाबाई का विवाह हुआ था, संबंधी बने थे, लेकिन अचानक से क्या हो गए? सबसे बड़े दुश्मन। लिखो ये, आखिर में नोट करके ये लिख लो। तीर से ही करना है। हाँ ऐसे तो बना ना, तीर का ध्यान रखना है। हाँ, तो आखिरी में लगाओ नोट। नहीं लिखा ना? लिखो लिखो लिखो, लिखो आराम से लिखो। यूजर, अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, हमारी टेक्निकल टीम आपको जवाब देगी। कुंभा के बारे में मुझे सब पता है, पूछ लो। नोट लगाओ और लिखो, नोट लगा के लिखो। कुंभा ने कुंभा ने भारमली की सहायता से कुंभा ने भारमली की सहायता से
रणमल राठौड़ को कुंभा ने भारमली की सहायता से रणमल राठौड़ को जहर देकर मार दिया। जहर देकर मार दिया। बस। अब इस दुश्मनी के बीच में खड़ी कौन है? भारमली क्यों है? भारमली दासी है, हंसाबाई। शाबाश। क्योंकि हंसाबाई का पीहर तो कहां है? मारवाड़, और ससुराल है मेवाड़ में। यानी पीहर आ गई तो ससुराल नहीं जा सकती, और ससुराल है तो पीहर नहीं जा सकती। अब हंसाबाई की बड़ी दिक्कत हो गई कि मारवाड़ और मेवाड़ के अंदर क्या हो गई? दुश्मनी। कैसे भी करके इस दुश्मनी को खत्म किया जाए। इसीलिए इतिहास में एक संधि होती है जिसे कहा जाता है आवड़ बावड़री संधि। और ये जो आवड़ बावड़ की संधि है, ये हमारे राजस्थान की दो बड़ी रियासतों के मध्य, मेवाड़ और मारवाड़। मैंने सब कुछ लिखा दिया, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि आवड़ बावड़ की संधि में मेवाड़ किसे कहा गया है? मेवाड़ किसे कहा गया? नहीं समझे? यस। आवड़ बावड़ की संधि कब हुई थी? तो 1453, 1453 ईस्वी के अंदर। ये जो आवड़ बावड़ की संधि है, ये दो बड़ी रियासतों के मध्य हो रही है। इसमें आपको याद रखना है, बावल का मतलब है मारवाड़ और आवड़ का मतलब है मेवाड़। यानी कि आवड़ बावड़ की जो संधि है वो किन दो रियासतों के मध्य हुई? मेवाड़ और मारवाड़, जिसके अंदर मारवाड़ किसे कहा गया? बावल। बावल का मतलब होता है जहां सर्वाधिक बबुल होते हैं। बबुल का मतलब क्या होता है? जैसे बबुल का पेड़ कैसे? अंग्रेजी बमुलियो जानो? अंग्रेजी बमुलिया जानते हो? जिसके बड़ी सी ऐसी लंबी सी फली लगती है, बकरियां खाया करे। लेकिन जरूरी नहीं है बकरियां खाए, गांव के अंदर छोटे बच्चे भी खा लेते हैं। हाँ, पातड़ियां। यस, जानते हो? छोटे छोटे से पत्ते होते हैं। अंग्रेजी बमुलिया। आप बमुलिया के कितने टाइप जानते हैं? एक तो बमुलिया होता है वो जिसपे गोंद लगता है, एक तो वो होता है। एक दूसरा है जिसकी लंबी लंबी सी फली पापड़ी लगती है। जब तक वो पक नहीं जाती तो खट्टी खट्टी अच्छी लगती है, पक जाती है तो मीठी लगती है। इसका मतलब ये है कि हम सब ने खाई है वो, कभी ना कभी खाइए। खाइए। और आवड़ का मतलब वे क्षेत्र जहां आम होते हैं, और आम कहां होते हैं? मेवाड़ में होते हैं ना। इसीलिए आवड़ बावड़ की क्या कहा गया? इसे संधि कहा गया। अब देखिए इस संधि के बारे में। हाँ, क्या हुआ? अरे हाँ, पूछिए, मुझसे पूछिए। पेड़ मंगो? हाँ, होते हैं ना, क्यों नहीं होते? सब जगह हो सकते हैं अब तो। हम्म। अब देखिए आवड़ बावड़ की संधि कब हुई और किन के मध्य। सबसे पहली बात, ये जो संधि है ये किसने करवाई थी? तो याद रखिएगा, ये संधि करवाने वाली कौन है? हंसाबाई। ठीक है। आवड़ बावड़ की संधि किसकी मध्यस्थता से हुई थी? ऐसा नहीं आएगा किसने करवाई, ये तो पढ़ने के लिए है किसने करवाई। आप जब पढ़ेंगे ना कि आवड़ बावड़ की संधि किसने करवाई, तो आपके पढ़ने के लिए ठीक बात है। बाकी एग्जाम में नहीं पूछेगा किसने करवाई, वो पूछेगा कि आवड़ बावड़ की संधि मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य किसकी मध्यस्थता से हुई थी। तो आपको याद रखना है किसकी मध्यस्थता से हुई? हंसाबाई। अगला पूछेगा आपको कि आवड़ बावड़ की जो संधि है वो किनके मध्य हुई। तो याद रखिएगा, एक तरफ है आपके राणा कुंभा और दूसरी तरफ है राव जोधा। राव जोधा मारवाड़ का राजा है
और राणा कुंभा मेवाड़ का राजा है। अब दो रियासतों के मध्य संधि ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे संधि तो हो सकती है, संधि का क्या है, लेकिन वो संधि मजबूत तभी होगी जब कोई रिलेशन बनेगा। इसीलिए कुंभा का एक पुत्र है जिसका नाम है रायमल, और राव जोधा की एक पुत्री है जिसका नाम है श्रृंगार देवी। इसी संधि के तहत इन दोनों का क्या हुआ था, विवाह हुआ। यानी कि एक बार फिर मारवाड़ से मेवाड़, मारवाड़ से ही हंसाबाई मेवाड़ आई थी, और मारवाड़ से ही एक बार फिर कौन आ रही है, श्रृंगार देवी। यानी कि आपको पूछा जाएगा कि आवड़ बावड़ की संधि के तहत निम्न में से किसका किसके साथ विवाह हुआ, क्या हुआ, अच्छा, ओ हो, ये दोनों पुत्र कैसे हो सकते हैं, ये पुत्री है, थैंक यू। तो याद रखिएगा, रायमल वेडिंग टू श्रृंगार देवी। इस आवड़ बावड़ की संधि के तहत इनके मध्य विवाह हुआ। किसने, हंसाबाई ने। किन किन के मध्य संधि हुई, कुंभा और राव जोधा। अगला क्वेश्चन होता है कि ये जो संधि है, ये संधि कौन से स्थान को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर इसका मतलब यहां पर कोई और नई बात है, केंद्र माना गया था सोजत को, और सोजत कहां पर है, तो सब जानते हैं पाली के अंदर, क्योंकि यहां की क्या प्रसिद्ध है, मेहंदी। और मेहंदी यदि बनानी हो तो कहां की प्रसिद्ध है भाई, एक तो मेहंदी है, मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है, लेकिन वही मेहंदी यदि किसी को बनानी हो हाथ पर, तो वो बनाने वाली कला कहां की प्रसिद्ध है, अजमेर की। अजमेर शैली है ना, अजमेर शैली जिसकी या विकास किसके समय हुआ था, कहां सर विकास, वही नहीं, मोदी जी भी कहते रहते विकास होगा होगा, वही नहीं, नहीं मन शाबाश, नहीं हुआ, किसके समय हुआ, अजमेर शैली की कुछ खास बातें देखो, चिंता नहीं करनी, कल्चर जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। हाँ, एक तो है झुनियारा चांद, एक है तैयब, एक कैसे भूल गए आप, एक ही वही तो खास है, कौन है खास, साहिबा, साहिबा अजमेर चित्र शैली की महिला चित्रकार है। तो वहां सोजत पाली। अच्छा, केंद्र क्यों बनाया गया, केंद्र इसीलिए बनाया गया ताकि आगे चलकर मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य सीमा को लेकर लड़ाई नहीं हो, सीमा बॉर्डर। इसीलिए याद रखिएगा, इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखना है, मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य सीमा निर्धारित करना, मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य सीमा का निर्धारण। चलो उतारी, तो दूसरा उद्देश्य भी क्या हो गया, पूरा। अब कुंभा फ्री बैठा है, अब कुंभा क्या है, आपकी तरह बिल्कुल फ्री है, कोई काम नहीं है ज्यादा। तो अब कुंभा क्या करेगा, कुंभा का कार्य रहेगा, या तो घर पे बैठा है तो लिखेगा ग्रंथ, या घर पे बैठा है तो बनाएगा किला। यस, हाँ पूछ, किनके, नहीं नहीं, हाँ वो तो अलग है ना, वो तो राव जोधा के समय हम पढ़ेंगे ना। जैसे
यहां पर क्या है देखो एक बार, जब यहां रणमल राठौड़ की हत्या हुई थी ना, तब राव जोधा यही था। तो आहड़ा हिंगोला आपने नाम सुना होगा, और अक्का सिसोदिया वो राव जोधा के पीछे भागे, लेकिन राव जोधा ने शरण ले ली थी कहां पर, बीकानेर के कोहिनी गांव में। आगे हम पढ़ेंगे, जब राव जोधा पढ़ेंगे ना, तब आपको बताएंगे कि हमारे राजस्थान में एक लोक देवता हुए हैं जिनका नाम है हड़बू जी। हड़बू जी का नाम सुना है ना? अभी देखो आपको बताता हूं। हेलो, हड़बू जी का जन्म कहां हुआ? शाबाश, घर में, शाबाश। तो हड़बू जी का जो जन्म है वो कहां हुआ था? क्योंकि राव जोधा ने 1457 के अंदर मंडोर जीता था हड़बू जी के आशीर्वाद से, क्योंकि हड़बू जी ने आशीर्वाद के रूप में कटार दी थी उनको। वापस राव जोधा ने रिटर्न गिफ्ट दिया था, बेंगटी की जागीर दी थी। वो बेंगटी आज वर्तमान फलोदी में है, जहां पर हड़बू जी का क्या बना हुआ है? मंदिर। मतलब हड़बू जी का जन्म कहां हुआ है? बुंडेल गांव, नागौर में। हाँ, शाबाश, कितने अच्छे बताते हैं, इनसे सीखो आप। तो ये आपके क्या हो गया, दोनों उद्देश्य पूरे हो गए हैं। तो दोनों उद्देश्य जब पूरे हुए, कुंभा शांति से बैठा है, लेकिन अपने जीवन में कुछ ऐसे काम आदमी ना चाहते हुए भी कर देता है, जिसकी वजह से दूसरे को ठेस तो लगी जाती है। अब जैसे हमने पहला उद्देश्य जब पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि कुंभा ने अटैक किया था मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट पर, जिससे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं रही है। वो इसीलिए अटैक हुआ था क्योंकि उसने शरण दी थी, और बेचारे को 6 माह तक कैद रखा और अच्छे से जिम किया। तो 1437 की बात थी वो। हाँ, अब धीरे 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 समय भी बीता, तो पुराना घाव तो हमेशा याद ही रहता है ना, कि उस बंदे ने हमारे साथ ये किया। उतने में क्या है कि यदि कोई दूसरा बंदा आकर उसको उकसा देता है कोई, तो एक बंदा आता है और महमूद खिलजी को उकसा देता है कि वो दिन याद कर, आज से 20 साल पहले कितनी अच्छे से धोया था तुम्हें। तो बेचारे का वो गांव जिस पर नमक छिड़क दिया, नमक के साथ में नींबू निचोड़ दिया, तो बेचारे को वो पुराना दर्द जाग उठा। इसीलिए कुंभा से संबंधित 3 बातें हैं। एक तो कुंभा से संबंधित होती है कोई संधि, उसी संधि से लड़ा जाएगा युद्ध, और फिर होगा विवाद। तो कुंभा की 3 बातें पढ़नी है, संधि, युद्ध और विवाद। चलो एक साथ देखो, हेडिंग लगाओ, कुंभा से संबंधित घटनाएं। कुंभा से संबंधित कुंभा से संबंधित जब हम घटनाएं पढ़ते हैं, तो देखिए, कुंभा से संबंधित है, वैसे 4 घटनाएं हैं। कोशिश रहेगी यहां चारों ही आपको समझा दूं मैं। देखो, सबसे पहली घटना, कुंभा से संबंधित एक संधि होती है, लेकिन वो संबंधित कुंभा से है, होती किन्हीं और के मध्य है, उसको समझिए। देखिए, कुंभा से संबंधित एक संधि होती है जिसका नाम है चंपानेर की संधि, ना चंपारण की संधि। ओनली क्या है? चंपानेर की संधि। एक चंपारण अलग है। चंपारण कहां है? बिहार में, जहां पर गांधी जी द्वारा आंदोलन किया गया था 1900
17। और ये है चंपानेर की संधि। चंपानेर स्थान कहां है? वो तो चंपारण है बिहार में, ये चंपानेर है गुजरात में। और ये संधि कब होती है? 1456, 1456 ईस्वी के अंदर। ये संधि किन किन के मध्य होती है? ये जो चंपानेर की संधि है ये होती है महमूद खिलजी फर्स्ट वे कुतुबुद्दीन के मध्य। महमूद खिलजी फर्स्ट कौन है? तो आप कहेंगे ये तो है मालवा का शासक, ये है मालवा शासक। ये कुतुबुद्दीन कौन है? गुजरात शासक। ये मेवाड़, मेवाड़ का राजा कौन है? कुंभा। इधर है गुजरात, कौन है शासक? कुतुबुद्दीन। और इधर कौन है? मालवा, महमूद खिलजी। कुतुबुद्दीन ये इसको कहता है महमूद खिलजी फर्स्ट को कि तू भूल गया वो आज से 19 साल पहले की बात, जब कुंभा ने अच्छे से 6 माह तक तुझे धोया। तुम्हारा मन नहीं करता कि एक बार मैं बदला ले लूं? तो बोला हाँ मन तो करता है। तो फिर बोलो कर लेते हैं मन मिला के। यानी कि हम दोनों मिलकर मेवाड़ पर अटैक करेंगे, कुंभा को हराएंगे, और उसके बाद में मेवाड़ का आधा भाग मेरा और आधा भाग तुम्हारा। मतलब पूरी प्लानिंग कर ली है कि ये एक तेरा ये एक मेरा, ये दो तेरे ये दो मेरे। पूरी बात किसकी हुई? महमूद खिलजी फर्स्ट और किसके मध्य? कुतुबुद्दीन। बस इसी संधि को इतिहास में क्या कहा गया है? चंपानेर की संधि। और यह संधि किससे संबंधित हुई थी? कुंभा से। हुई किनके मध्य थी? हाँ, इस संधि का उद्देश्य क्या था? तो इस संधि का उद्देश्य था कुंभा को पराजित करके, कुंभा को पराजित करके मेवाड़ राज्य को आपस में आधा आधा बांट लेना। ये प्लानिंग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कुंभा तो सो रहा है इस समय, है कि हम जाएंगे, सो रहा है, भाला घुसेड़ेंगे, मारेंगे और ऐसे कर लेंगे। ये प्लानिंग हुई। तो महमूद खिलजी फर्स्ट ने कुतुबुद्दीन से कहा था कि देख भाई पक्का आएगा ना तू मेरे साथ? क्या हाँ, अरे मैं पक्का आऊंगा, चिंता मत करो। बेचारी धुलाई हुई है उस समय, तो गारंटी कि हाँ अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो बस बात हो गई। कुंभा को इस बात का पता चल गया कि मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं कौन? वो बंदा। तो बोला चलो वैसे भी शरीर में थोड़ा ढीलापन है, एक बार फिर जिम कर ही लेते हैं। तो कुंभा किस पे चढ़ाई कर देता है? महमूद खिलजी फर्स्ट पर। और इतिहास में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है बदनोर का युद्ध। बदनोर का युद्ध 1457, 1457। 56 में संधि, कुंभा ने 57 में क्या कर दिया? युद्ध। बदनोर कहां है? तो आप सबको पता है, ब्यावर। अरे वाह शाबाश। कहां है? ब्यावर में। पहले ये कहां था? भीलवाड़ा में। तो बदनोर का युद्ध 1457। बदनोर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो याद रखिएगा, बदनोर का युद्ध हो गया राणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी फर्स्ट। एक बार फिर कुंभा के सामने कौन आ गया? कहते हैं कि ये नहीं आया,
कुतुबुद्दीन नहीं आया, तो कुंभा ने अच्छे से धोया किसको? महमूद खिलजी फर्स्ट को। पकड़ के रखा, पकड़ के रखा सच में, और कहा कि यदि अगली बार आएगा फिर तो मैं इस बार भी काम खत्म कर देता हूं। तो बोला अब नहीं आऊंगा। हाँ हाँ, सच में। ठीक है, तो इसलिए महमूद खिलजी फर्स्ट ने यहां से कुंभा से अपने जीवन की भीख मांगी और कहा कि आज के बाद में मुड़ के नहीं देखेंगे। तो कहा जा जी ले अपनी जिंदगी। फिर नहीं आया। ये कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट को पहली बार जब कुंभा ने पराजित किया तो किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का। याद रखिएगा, बदनौर जीतने के बाद कुंभा क्या हो गया? विजय। और विजय होने के बाद कुंभा ने बदनौर में कौन सी माता का मंदिर बनाया? कुशाल माता का मंदिर। बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनाया। बस, इधर संधि हुई, इधर क्या हो गया? बस, पहले विजय स्तंभ बन गया, इस बार मंदिर बना दिया। ये चंपानेर, ये चंपानेर है गुजरात में। चंपानेर गुजरात। बदनौर ब्यावर। संधि और युद्ध उतारो दोनों। पहले संधि उतार लो, फिर युद्ध उतार लो, और फिर हो जाएगा विवाद। और विवाद होंगे दो। ऐसे कोई पूछे ना कि कुंभा के बारे में बताओ, तो उसको ऐसा बताना है कुंभा के बारे में जैसे कुंभा महमूद खिलजी फर्स्ट को बता रहे हैं ना, वैसे बताना, ताकि फिर आपसे पूछे ही नहीं वो। और यहां मैं कहने का मतलब उसके साथ धुलाई नहीं करनी है, उसको सीक्वेंस में कुंभा बताना है कि देख भाई, वो तो है इनको जीवन परिचय, इनका माता, इनका पिता, इनका छोरा, इनकी पुत्री, इनका राज्य अभिषेक ये है, इसके दरबारी ये थे, इनके समकालीन ये है, इनके उद्देश्य ये है। पहला उद्देश्य ये था तो ये हो गया, दूसरा ये था तो वो हो गया, फिर ये हो गया, और देखो आपके साथ ये क्या हो गया। ऐसी बात नहीं है, आप पढ़ते तो हैं, इसमें नो डाउट है।
क्वेश्चन आएगा बदनोर का युद्ध किन के मध्य हुआ, याद रखना ऐसे। लिख लिया? चलो, अब है विवाद। कुंभा से संबंधित दो विवाद हैं। कुंभा का पर्सनली कोई रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो रोल कर लेता है अपने आप में। जब उसको पता चलता है ना कि मेरे साथ ये हो रहा है या मेरे रिश्तेदारों के साथ ये हो रहा है। कुंभा से सीखने की आवश्यकता है ये जीवन में, कि कुंभा केवल राजा ही नहीं था, उसके परिवार के सदस्यों पर जब समस्या आती तो वो भी खुद जाया करता था कि बेटा चिंता मत कर, अभी मैं जिंदा हूं। देखो, ऐसा जीवन था कुंभा का। करण पट्टीदार। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है, एक बार आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कौन सा है वो। ठीक है, फिर मैं आपको बता पाऊंगा। लिख लिया ना? अब आप हेडिंग डाल लीजिए, कुंभा से संबंधित विवाद। लिख तो आप आराम से रहे ना, ऐसे टेंशन तो नहीं हो रही ना, हाथ तो दूर नहीं कर रहा होगा, ऐसा मन नहीं कर रहा है कि सर खुद लिख दे। ठीक है। नहीं, कुछ सोचने की। कुंभा। तो वो दो घटनाएं थी कुंभा से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। ये है कुंभा से संबंधित विवाद। देखो क्या क्या विवाद है। एक तो विवाद है नागौर विवाद। नागौर विवाद। नागौर विवाद रहा है 1456 से लेकर 58। एक तो ये, एक रहा है महमूद बेगड़ा से विवाद, और ये विवाद है 1460 का। क्या क्या विवाद है इसको देखिए, समझिए। कुंभा जिस समय मेवाड़ का राजा है, उस समय नागौर का शासक है फिरोज खान। कौन है? फिरोज खान। ठीक है। हमने देखा था कि कुंभा के जो पिता है उनका नाम क्या है? मोकल। मोकल ने भी नागौर के साथ संघर्ष किया था और एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है रामपुरा का युद्ध। याद होगा आपको। मोकल और किन के मध्य हुआ था? फिरोज खान। और उसके अंदर मोकल की क्या हुई थी? विजय। लेकिन जस्ट कुछ 5 वर्षों के बाद, मतलब रामपुरा का युद्ध था 1428, और 1433 में मोकल की क्या हो गई थी? हत्या हो गई। इसीलिए क्या हुआ कि कुंभा ने 1456 के अंदर कुंभा ने शम्स खां को नागौर का शासक बना दिया। नागौर का शासक बनाया। अब फिरोज खान की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो कुंभा से युद्ध कर ले, इतनी तो नहीं है ना। इसीलिए कुंभा ने फिरोज खान से मैसेज भिजवा दिया कि अब राजा नागौर का कौन बनेगा? शम्स खां। राजा बन गया कौन? शम्स खां। सबको ठीक चल रहा है। ये शम्स खां क्या है? ये शम्स खां गुजरात के
कुतुबुद्दीन के पास गया कुंभा के खिलाफ। ये लाइन क्या है? कुंभा ने शम्स खां को क्या बनाया, लेकिन फिर शम्स खां गुजरात के कुतुबुद्दीन के पास गया किसके खिलाफ? यह बात है 1456 की, और 1456 के अंदर एक संधि हुई जिसका नाम क्या है? चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई? महमूद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन। इस संधि के तहत कुतुबुद्दीन के पास में है वो शम्स खां। अब कुंभा ये तो सोचेगा ना कि जिस बंदे को मैंने किसी रियासत का राजा बनाया है वही बंदा मेरे दुश्मनों के साथ खड़ा है, तो कुंभा का दिमाग खराब। कुंभा ने क्या किया? कुंभा ने शम्स खां के स्थान पर मुजाहिद खां को शासक बनाया। ये शम्स खां फिर गया वापस किसके पास? कुतुबुद्दीन के पास। कुतुबुद्दीन ने शम्स खां को मना कर दिया कि देख भाई, ओ जो को आदमी है नी वो खतरनाक गणो है, और ठोके कम में घसीटे जाता है, और थन जानकारी लेनी है तो महमूद खिलजी फर्स्ट हूं, बात कर ले व्हाट्सएप मत, वो भी वॉइस कॉल, क्योंकि वैसे करेगा रिकॉर्ड हो जाएगी, वॉइस कॉल कर ले। तो कुतुबुद्दीन ने इसको मना कर दिया। शम्स खां फिर गया किसके पास में? कुंभा के पास में, कि नहीं नहीं मतलब गलती होगी, पगा पड़ू मैं। कुंभा ने कहा ठीक है। कुंभा ने वापस शम्स खां को क्या बना दिया? राजा। लेकिन ये शम्स खां फिर चला गया किसके पास? कुतुबुद्दीन के पास। तब कहते हैं कि कुंभा ने पूरे नागौर पर अटैक कर दिया कि किस्सा ही खत्म करो पूरा ही, क्या बनाना, किसी को नहीं बनाना। कुंभा ने नागौर पर अटैक किया, और कहते हैं कि नागौर में कुंभा ने पहली बार इसी शम्स खां की कैद से गायों को छुड़वाया था। यहां क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुंभा का नागौर विवाद किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखना है गुजरात के कुतुबुद्दीन से। समझे? ये क्वेश्चन पूछ रखा है आरएसएस बोर्ड ने कि कुंभा का नागौर विवाद है, वजह क्या है? वजह यही तो है, यदि ये बंदा नहीं आता तो शम्स खां तो खुद कुंभा द्वारा बनाए गए ही राजा था ना। इसकी वजह से क्या किया? नागौर पर अटैक, इस बंदे की वजह से। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, ये उकसा रहा था और इसको पता नहीं है बॉस का व्यवहार क्या है, हाँ? उकसाने का कार्य कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है कि कुंभा का नागौर विवाद क्यों था? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह की वजह से। समझे? क्या समझे? उकसाया जा रहा है। वजह तुम हो, वजह ये है। सही। हाँ हाँ, ये भाई तो एक तो विवाद ये है, आखिरी में नोट करके लिखूंगा मैं। एक विवाद है महमूद बेगड़ा का। महमूद बेगड़ा से क्या विवाद है? अब देखो, गुजरात का पहले शासक तो कौन था? लेकिन कुतुबुद्दीन के बाद गुजरात का शासक कौन बना? महमूद बेगड़ा। गुजरात में ही एक स्थान है गिरनार, और उसी गिरनार का राजा है मंडलिक, और वही मंडलिक कुंभा का दामाद है, क्योंकि कुंभा की पुत्री भी तो है। याद करो वो पुत्री जो हमने लिखी थी आज से बहुत वर्ष पहले, क्या नाम था पुत्री का? रमाबाई। तो उस समय बहुत सारी रमाबाई बताई होगी आपको, वागेश्वरी। देखो क्या है विवाद। इस महमूद बेगड़ा ने क्या किया कि इसी मंडलिक पर आक्रमण, महमूद बेगड़ा ने क्या किया? मंडलिक पर आक्रमण। मंडलिक राजा है, आप सोच रहे होंगे कोई स्थान है। पहले नावों की बहुत कमी थी,
तो ऐसे ही नाम रखा करते थे। फिर बीच में एक दौर आया जब नाम बहुत सारे हुए। एक बार फिर अब वर्तमान में समस्या है, घर में बच्चा हो जाता है लेकिन नाम क्या रखें। सच में बहुत बड़ी समस्या है। और गांव में तो नहीं है, शहरों में हमने देखा है। क्योंकि फिर वो जैसे हमारे उधर वहां कुछ आंटी के हुआ था, तो नाम मिल गया था एस। वो पूछते भी तो है कुंडली के अनुसार के एस। फिर एस में भी नाम रखना है। अच्छा, एस में भी नाम रखना है वर्तमान के अकॉर्डिंग, छोटा सा नाम। और आजकल पता नहीं ये एक ट्रेंड अलग से आया है कि माता पिता के दोनों के नाम को मिक्स करके नाम रखते हैं, उसका बेचारे का जीवन खराब कर देते हैं। क्योंकि खुद का तो हो ही रखा है, दोनों को मिक्स करके उसका खराब कर देते हैं। ऐसे बुरा नहीं मानना, किसी ने रख भी लिया तो ऐसे को चलता है, सब चल रहे हैं, तो हम भी उसी दिन दुनिया में ना। हमें दुनिया से अलग नहीं रहना है। लेकिन चलो जो भी हो, तो आपने सोच लिया ना। सीरियस हो गए सर, अभी आने तो दो उसको, सोचता हूं फिर भी लेंगे। तो महमूद बेगड़ा ने किस पर अटैक किया? राजा मंडलिक। ये राजा मंडलिक कौन था? तो याद रखिएगा, रम्माबाई का पति। कौन था? रम्माबाई का पति। और ये रम्माबाई कौन है? मतलब मंडलिक हुआ कुंभा का दामाद। कुंभा का क्या है? दामाद। इसीलिए कुंभा ने महमूद बेगड़ा पर अटैक किया। बोला अच्छा मेरी ही लड़की के पति पर अटैक। बेचारे महमूद बेगड़ा ने वापस राजा मंडलिक को उसका राज्य क्षेत्र दिया। और राजा मंडलिक का राज्य क्षेत्र था गिरनार। गिरनार गुजरात में है। बस ये एक विवाद था छोटा सा। अब तो क्या लिखूंगा आपको यहां। ये गुजरात का शासक था। गुजरात में एक स्थान था गिरनार, वहां का था मंडलिक। इस मंडलिक पर अटैक किया। ये मंडलिक कौन है? रम्माबाई का पति। और रम्माबाई कौन है? कुंभा की पुत्री। यानी कि मंडलिक क्या हुआ? कुंभा का दामाद। हो गया। कुंभा दामाद नहीं है, कुंभा का दामाद है ये। हाँ, और यहां पर लिख देते हैं कि ये जो रम्माबाई है ये कुंभा की क्या है? पुत्री है। ये भी बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी अपने पिता की तरह। जिस प्रकार कुंभा बहुत बड़े संगीतज्ञ थे ना, उसी प्रकार उनकी पुत्री भी संगीतज्ञ थी। इसीलिए इतिहास में रम्माबाई को क्या कहा गया है? वागेश्वरी कहा जाता है। वागेश्वरी कहा जाता है। और कुंभा ने अपनी पुत्री को जावर का परगना दिया था। जावर का परगना दिया। जैसे आजकल आप देखते हैं कि एक पिता अपनी पुत्री का जब विवाह करता है, शहरों में नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात है। मतलब मेरा ऐसा कोई हमेशा इंटेंशन नहीं रहता है कि मैं शहर वालों को नीचे ही दिखाऊं, ऐसा नहीं रहता है। लेकिन मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से हूं, तो आप आराम से समझ पाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाले लगभग ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। ठीक है। हाँ, तो आजकल क्या है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग अपनी पुत्री का विवाह करते हैं ना, तो दहेज के अंदर जमीन दान में देते हैं। या फिर आप देखते होंगे, यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई बंदा बिजनेसमैन है, वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही शादी करता है, और वो पुत्री को दहेज के अंदर जयपुर के 2 प्लॉट दे देता है। ये प्लॉट ही परगना है। समझ गए? मुझे यही समझाना था, इसीलिए मुझे गांव जाना पड़ा, शादी करवानी पड़ी और प्लॉट देना पड़ा। ऐसा सुनते हैं ना कि प्लॉट दिए, वो यही प्लॉट दिए। और झांवर स्थान कहां है? उदयपुर में। और झांवर माइंस थी किसकी? चांदी। एक बाप अपनी पुत्री को माइंस दे रहा है, सोचो दे सकता है क्या? दे सकता है? कैसे नहीं दे सकता? दे सकता है भाई। ना ना, देता है। अभी आपने देखे नहीं है। हाँ, उस समय फिरोज कहां था। फिर कुंभा ने देखा कि फिरोज खां को मेरे पिताजी ने पराजित किया था, तो कुंभा ने किसको बना दिया? शम्स खां को। फिरोज खां को हटा दिया। ठीक है। हाँ, कुंभा का खौफ था जी।
लोगों को पता चल जाता है ना कि आज। करण, बिल्कुल आपकी बात है वो सर तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। क्लास टाइमिंग फिक्स क्या है? हमारी तो फिक्स ही है ना। हमारी टाइमिंग फिक्स है ना। 9 से 11 हिस्ट्री, 11 से 12 जियोग्राफी। लिख लिया। तो देखो, परिचय हो चुका है, समकालीन हो चुके हैं, उद्देश्य भी पूरे हो चुके हैं, संधि भी हो चुकी है। कौन सी बात नोट की, मुझे वही बताओ, कौन सी आपने कौन सी नोट की? मेवाड़ के राजा अभी तक जो हमने पढ़े हैं, गुहिलादित्य से लेकर कुंभा तक, इसमें आपने कौन सी बात नोट की कि ये कुछ अलग बात है इनमें? चलो। और दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट, कि ये राजा कभी हमारे राजस्थान के दूसरे रियासतों की राजा पर अटैक नहीं कर रहे हैं। ये जब भी अटैक कर रहे हैं, बार ही कर रहे हैं। ये मेवाड़ की खास बात थी। बाकी अदर तो हम पढ़ेंगे ना, तो वो घर में ही लड़ रहे हैं, लेकिन ये यहां नहीं लड़ रहे हैं। इनकी खास बात है ये। हाँ, नागौर जो विवाद है, नागौर विवाद कारण क्या है?
गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन। कभी ऐसे पूछ ले कारण तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। डाउट? वाह। कुशाल माता का मंदिर कहाँ है? कुशाल माता का मंदिर बदनौर में है ना, और बदनौर ब्यावर में है, ठीक है। हाँ, पिछोला झील के किनारे नटने का चबूतरा, बिल्कुल। नहीं नहीं विशाल, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। लिख लिया? कहाँ पहुंचे? लास्ट में लिख लो, झांवर का परगना दिया। हाँ, इसका कारण क्या है? गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन। अब हम कुंभा को अलग अलग भागों में बांटते हुए और अच्छे से लिखते हैं। हेडिंग लगाइए, कुंभा का साहित्य में योगदान। कुंभा का साहित्य में योगदान। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये ग्रुप निर्दलीय, कुंभा का जो साहित्य है या कुंभा जो साहित्य में योगदान देगा, उसमें कौन सी बोली का प्रयोग करेगा? वो मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली क्या एक स्वतंत्र बोली है? नहीं। तो वो किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली। इसके अलावा मारवाड़ी की 5 उपबोलियां बताइए। देवड़ा वाटी कहां की है? शिरोई की। यस। दूसरी कौन सी बताई? शेखावाटी। शेखावाटी किसका मिक्सचर है ना? शेखावाटी किसका मिक्सचर है? कोई ठोक दो, पंजाबी। कौन सा जा रहा है कुछ? नहीं, इसका मतलब रिवीजन नहीं किया ना। ये होता है रिवीजन नहीं करते थे ये। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बता, फटाफट से बताना चाहिए था कि सर देवड़ा वाटी है, गोडवाड़ी है, ढडकी है, बीकानेरी है, नागौरी है, थली है, खेराड़ी है? कितनी सारी बोलियां हैं। लेकिन बोल रहा है ऊपर वाला, कुंभा का साहित्य में योगदान। लिखो, कुंभा का साहित्य में योगदान। कुंभा का साहित्य में योगदान लिखिएगा। कुंभा की जो भी रचनाएं हैं उसमें किसका भाग मिलेगा आपको? मेवाड़ी बोली। ये जो मेवाड़ी बोली है, याद रखिएगा, ये कोई स्वतंत्र बोली नहीं है, ये मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोली। अब कुंभा की रचनाओं की हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, कुंभा की रचनाएं, और मुझे आप पर बहुत भरोसा है, इसीलिए कुंभा की रचनाएं आपको अभी के अभी याद करके मुझे वापस सुनानी है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, 2-3 याद है पहले से, हाँ। टंटा खत्म हो मेरा तो। देखो, चलो बताई दो। ठीक है,
संगीत राज। पहली रचना याद रखनी है कुंभा की, कौन सी? संगीत राज। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुंभा द्वारा रचित संगीत राज में कुल कितने भाग हैं? तो आपको याद रखना है इस संगीत राज में कुल 5 भाग हैं। अब आपको वो 5 भाग याद रखने हैं, जिसमें एक तो है गीत या संगीत रत्न कोश, दूसरा है नृत्य रत्न कोश, तीसरा है वाद्य रत्न कोश। ये निर्दलीय दल चुपचाप क्यों है भाई? बोलो। यस, और रस रत्न कोश। एग्जामिनर आपको यहां से पूछेगा कि नृत्य रत्न कोश के लेखक कौन है? कुंभा। ठीक है, वैसा नहीं पूछेगा संगीत राज के लेखक कौन है, क्या लेने देना उसको, वो तो आपट के जाएंगे। वो पूछेगा इसके अंदर से, या फिर आपको पूछेगा कि कुंभा द्वारा रचित संगीत राज में भाग कितने हैं? 5। या फिर पूछ लेगा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज में कुल 5 भाग हैं, निम्न में से कौन सा भाग नहीं है? कुछ नहीं करेगा वो देगा नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश, और अगला देगा गद्य रत्न कोश, और आप उस समय गदगद हो जाएंगे। गद्य रत्न कोश याद रखना ऐसे, ठीक है? ये याद नहीं होता क्या आपको? और कितना इजी है, गीत होगा तो लोग नृत्य करेंगे, नृत्य करेंगे तो कुछ बजेंगे, वाद्य यंत्र मतलब बजेंगे, और ये जब सब कुछ होगा बंदे को रस आएगा। रस आएगा तो कोई कमेंट करेगा, वो पाठ्य कुछ ना कुछ बोलेगा। कैसे भी हो अपने हिसाब से देख लेना, जुगाड़ कर लेना, जुगाड़ करने में आप परफेक्ट हो। एक तो है संगीत राज, एक याद रखिएगा कुंभा का ही एक बहुत प्रसिद्ध और जिसका नाम है संगीत मीमांसा। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए संगीत राज, संगीत मीमांसा, नंबर 3 है संगीत सुधा। यहां से आपको देगा कि निम्न में से वह रचना जो कुंभा की नहीं है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा और अनुप संगीत, कौन सी रचना नहीं है? संगीत सुधा, शूड प्रबंध, ठीक है, वो भी एक अलग ग्रंथ है। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत सुधा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। और एक है आपके सामने कौन सा? सूड प्रबंध या सुधा प्रबंध, नंबर 4। इसके अलावा कुंभा का एक और इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसका नाम है, देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक ग्रंथ है जिसका नाम है एक लिंग महात्म्य। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये पूछा जाएगा कि एक लिंग महात्म्य नामक ग्रंथ में कुल कितने भाग कुंभा ने लिखे थे, और ऑप्शन आएगा 1, 2, 3 या 5। नहीं पूछूंगा, नहीं बताया आपको, नहीं पूछूंगा, अब बताऊंगा ना।
इस एकलिंग महात्म्य की बहुत खास खास बातें देखो। सबसे पहली बात तो यह है कि एकलिंग महात्म्य स्वयं कितने भागों में है? 5 भागों में। ये भी कितने भागों में है? 5 भागों में। इस एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग है उसे कहा जाता है राजवर्णन। क्या बोलते हैं? और ये लिखा था कुंभा ने। तो 5 भाग में से कुंभा ने केवल कितने भाग लिखे हैं? 1। यानी कि एकलिंग महात्म्य को पूर्ण किसने लिखा था? तो इसके काव्य गुरु ने। और इनके काव्य गुरु का नाम क्या है? कान्हाव्यास। पूर्ण लिखा कहना व्यास। यहां से अच्छा क्वेश्चन और बन सकता है, जैसा यहां से बन सकता है। ठीक है, 5 हो गई। नंबर 6। नंबर 6 इनका जो ग्रंथ है वो है आपके सामने कामराज रतिसार। हाँ, इतना जरूर याद रखना कि इस कामराज रतिसार में कुल कितने भाग हैं? तो इसमें टोटल 7 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं? 7 भाग हैं। इसके अलावा नंबर 6 जो ग्रंथ है वो है आपके संगीत रत्नाकार। संगीत रत्नाकार। नंबर 8 काम प्रबोध। नंबर 9 चंडी शतक। और नंबर 10 रसिक प्रिया। और ये जो कुंभा द्वारा रचित है ना रसिक प्रिया, ये जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर लिखी हुई टीका है। गीत गोविंद ग्रंथ पर लिखी टीका है। जयदेव की है ये। ठीक है, बाकी रसिक प्रिया किसने लिखी है? कुंभा ने। ऐसी कोई दासी रही है क्या जिसका नाम यही है था कभी, रसिक प्रिया? इसको प्रसिद्ध हुई है, और वो बहुत प्रसिद्ध हुई है। उसे दुनिया में आप सब जानते हैं। और मजेदार बात है कि आप भी जानते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। इन इसको बोलते हैं
बेचारा को फिर पता नहीं चला। ये रसिक प्रिया एक ग्रंथ है जो कि किसका लिखा हुआ है? कुंभा का। लेकिन कुंभा ने ये जो रसिक प्रिया ग्रंथ लिखा है, ये कौन से ग्रंथ पर लिखी हुई टीका है? तो वो ग्रंथ कौन सा है? और ये गीत गोविंद ग्रंथ किसने लिखा है? जयदेव ने। टीका का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ग्रंथ पर टीका टिप्पणी करना वापस, ठीक है। तो ये रसिक प्रिया है। अच्छा है, वैसे ये गीत गोविंद एक चित्र भी है, वो आपको बताएंगे चित्रकला में कि गीत गोविंद जो चित्र है वो कौन सी शैली का है, कौन सी शैली का है। वैसे यदि किसी की इच्छा हो बताना चाहे तो मेवाड़ का। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हुआ नहीं? लिख लिया। अब आप हेडिंग डालिए, ये तो कुंभा की रचनाएं हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछता है ना कि निम्न में से कौन सी रचना कुंभा की नहीं है, तो वो ऑप्शन में कुंभा के जो दरबारी हैं उनकी रचना ऑप्शन में दे देता है। लिख लिया। चलो आगे चले। तो ये हो गई रचनाएं। लेकिन जो रचना आती है कि कुंभा द्वारा लिखित नहीं है, तो वो कुंभा के दरबारियों द्वारा लिखित है। तो हेडिंग डालिए कुंभा के दरबारी। कुंभा के दरबारी। देखिए, कुंभा के दरबारियों की हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रमुख प्रमुख रूप से हमारे नाम सामने आते हैं, उसमें देखो एक तो है मंडन, ठीक है, एक है गोविंद, एक है नाथा,
और बधाई हो आपको। क्यों हो बताएं? क्योंकि आपके दो सूरी होंगे यहां। एक तो है महेश चंद्र सूरी, एक है जय चंद्र सूरी। तो ऐसे दो सूरी एक साथ और कहां लिखा है मैंने आपको? ऐसे दो सूरी एक साथ में और कहां लिखा है? क्या पता सर, कितना लिखा दिया? एक सूरी हो तो याद भी रखें हम। चलो कोई नहीं। कौन सी जगह, एक जगह आपको दो चंद्र लिखा है? कौन कौन से? ठीक है, यहां पर कौन से हैं? महेश चंद्र और जय चंद्र। और एक याद रखिएगा, सोम सुंदर। श्याम सुंदर नहीं, सोम सुंदर। काश ये नाम ऐसा ही होता तो अच्छे से याद रहे, लेकिन क्या है? सोम सुंदर, याद रखना, सोम सुंदर। ये है इनके दरबारी। लेकिन इनमें से देखो, जिनकी कोई रचनाएं हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन? देखना, मंडन। ठीक है, मंडन का ही पुत्र है जिसका नाम क्या है? गोविंद। इस गोविंद का ही चाचा है जिसका नाम क्या है? नाथा। क्या समझे? ये मंडन का भाई है। ठीक है, ये तीनों ही क्या है? इनके दरबारी। और मजे की बात है कि एग्जाम में इन्हीं की रचनाएं पूछता है आपको। नाथा की कोई प्रसिद्ध रचना बता सकते हैं आप? क्योंकि एक ही रचना है। आपका काम हो गया, बधाई हो। बधाई हो, आपके नाथा हुआ है। इनकी रचना है वास्तु मंजरी। कौन सी रचना है? बता सकते हैं? एक इतिहास में कपूर मंजरी है, एक इतिहास में कर्पूरी देवी है, एक इतिहास में कर्पूरी ठाकुर है। इन तीनों में से वर्तमान में करंट में कौन है? मतलब करंट में किसके बारे में चर्चा? अखबार आता है ना, अखबार जिसपे आप मिर्ची बड़ा, कचौरी, अखबार 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 है ना? भूल गए होंगे अखबार। समाचार पत्र, राजस्थान पत्र आता है ना? पढ़ते हो कभी गलती से? हाँ सर, पढ़ते हैं गलती से। लेकिन जब नेट बंद हो जाता है तो अखबार पढ़ते हैं 2023 का। पढ़ते भी तो कब का पढ़ते हैं? 23 का। क्योंकि वही मिलता है गलती से। बड़ा आदमिया। फिर ऐसा कैसे होगा आपका सिलेक्शन, बताओ? विद्यार्थी तैयारी करने वाला कोई कोई 100 नंबरों से नहीं रहता है। 100 नंबरों से थोड़ी रहता है वो, थोड़े से नंबरों से रहता है, और वो यहां मिलता है। वर्तमान के अंदर आपको पता होगा, भारत रत्न देने की जिनको घोषणा की गई है, उस बंदे का नाम क्या है? कर्पूरी ठाकुर। ये व्यक्ति बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। एक दिन मैंने आपको बताया था, मैंने कहा ये 2 बार सीएम रहे लेकिन खुद का मकान भी नहीं बनाया इन्होंने। ये बिहार के पूर्व क्या है? सीएम है, जिनको अब क्या मिलेगा? वो भी मरणोपरांत। 24 का भारत रत्न मिलेगा इन्हें। ये कर्पूरी देवी कौन है? तो चलो, ये तो इनसे तो आपकी मुलाकात नहीं हुई है अभी। ये हमारे बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं, पृथ्वीराज तृतीय, उनकी मम्मी है कर्पूरी देवी। नाम सुना है ना? पृथ्वीराज तृतीय जिनका प्रारंभिक शासनकाल चलाया था, उनकी मामा। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? अब एक तो बताओ, कुछ कुछ तो बताओ। कर्पूरी ठाकुर बताइए, आप बताइए। कर्पूरी ठाकुर हुआ तो आपके यहां पर क्या हुआ है? नाथा। और नाथा की रचना कौन सी है? वास्तु मंजरी। गोविंद,
गोविंद की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? याद रखिएगा, इसकी एक है, इसकी दो है। एक तो है कला निधि, ये याद रखना है, और एक है द्वार दीपिका। आप कहते हैं ना कि राजस्थानी भाषा साहित्य और क्षेत्रीय बोलियां, वहां पर वो प्रमुख साहित्य रचनाएं नहीं लिखाई, ये रही, ये रही। तो राजा जब पढ़ेंगे तो उसके जो दरबारी आएंगे, उन सभी की रचनाएं वो वहीं का भाग है। आपको डायरेक्ट उठा के पूछता है कि द्वार दीपिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? गोविंद। इसकी एक रचना है, इसकी दो है, इसकी चार है। मंडन की एक रचना है देव मूर्ति प्रकरण। आप पुराना पेपर पढ़ेंगे तो वहां पर क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सी रचना कुंभा द्वारा नहीं है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध और देव मूर्ति प्रकरण। तो देव मूर्ति प्रकरण, अभी तो देव मूर्ति प्रकरण रहेगा क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? मंडन। लेकिन जब सारा कुछ पढ़ के जाएंगे ना एग्जाम हॉल में, ये डिसाइड करना है कि देव मूर्ति प्रकरण किसका है? मंडन का। इसकी दूसरी रचना है राजवल्लभ। क्या नाम है? राजवल्लभ। तीसरी रचना है रूपमंडन। चौथी रचना है प्रसाद मंडन। पांचवी रचना और लिखा देता हूं, सगुन मंडन। तो बाकी तो पीछे मंडन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दो ये याद जरूर रखनी है, ठीक है? देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, कला निधि और दार द्वीपिका। इसको इधर ही रखना है, इसको उठा के यहां नहीं और वहां नहीं घुसेड़ना है। कोशिश ये करनी है कि इनको अलग रखना है। मुझे पता आप क्या करोगे, इसको, इसको और इसको तीनों को एक जगह जोड़ के यहां डाल दोगे और यहां बिखेर दोगे रूप मंडन राजवल्लभ। नहीं करना है, ये ऐसे ही याद रखना है, ठीक है? पुराना पेपर कोई भी उठाएंगे साहित्य में से इन और इस फैक्ट में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये तय है, आएगा, ये तय है। कुंभा से या इधर से और या इस पेज से क्वेश्चन आएगा, ये तय है। या तो वो क्वेश्चन कुंभा से को रिलेटेड कर देगा, वरना उस साहित्य से क्वेश्चन जरूर आएगा। इनको जटी लेना है, लिख लो। हाँ हाँ, रचनाएं अक्सर वो हिस्ट्री को ही रिलेटेड करते हुए पूछता है आपको, ठीक है? सेल बुलगुम। यहां पर जो शब्द है वो है सगुन मंडन, ठीक है? लिखो और इसके बाद में चर्चा करते हैं कुंभा का स्थापत्य कला में क्या योगदान था। लेकिन नोट करके एक बात आपको लिखनी है, कुंभा क्या बजाता था? वीणा, वो लिखना है। हाँ? पूछ लेते कभी, हल्का सा पूछ लेते कि कुंभा निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था?
आखिरी में नोट करके एक बात आपको लिखनी है। लिखनी यह है कि राणा कुंभा वीणा बजाने में निपुण थे। लिख लिया? हेडिंग डालो, कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान। कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान। कल आते ही ये सारे रचनाएं पूछूंगा मैं पूछूंगा ना कहां तक पढ़ा दिया, तो आप मुझे ये मत बताना यहां तक पढ़ा दिया। आप कहना सर ये पढ़ाया था साहित्य, बताता हूं मैं। सुन रहा है ना, तो फिर मैं सुन लूंगा। लिख लिया ना सभी ने ये? चलिए फिर हेडिंग डालिए, कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान। और कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान के लिए इनको कौन सी उपाधि से नवाजा गया है? ना ना ना, शैल गुरु। कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान। स्थापत्य कला का मतलब है कुछ ऐसा निर्माण करवाया गया। अब चाहे वो किला हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, ठीक है। तो कुंभा द्वारा जो स्थापत्य कला में योगदान है, इसके अंदर सबसे पहले तो आप लिखिएगा कुंभा द्वारा निर्मित किले। और अक्सर आप एक बात सुनते हैं, श्यामलदास द्वारा एक रचित ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद। हाँ, वीर विनोद में यह कहा गया है कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 किलों का निर्माण अकेले किसने करवाया है? कुंभा ने। इसीलिए कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। देखो, कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो लिखिएगा वीर विनोद। ये नाम लिखते ही आपके दिमाग में आया कुछ? या, देख रहा है विनोद, ये विनोद। आपको पता नहीं किस किसने लिखे? ये बताएंगे, देखो अभी। यस, कोई नहीं बताएगा। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास है, ये मैं खुद बताऊंगा आपको। शाबाश। कौन है? सदाशिव भट्ट। और प्रेम विनोद के लेखक कौन है? छत्र कुंवरी। जो कि कौन है? छत्र कुंवरी बड़ी ठनी चित्र है ना, वो बड़ी ठनी किसकी प्रेमिका है? सावंत सिंह की। सावंत सिंह की पोती है जिसका नाम है छत्र कुंवरी। उसके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? प्रेम विनोद। राज विनोद है सदाशिव भट्ट का, और वीर विनोद किसका है? कविराज श्यामलदास धदीवाड़िया का। तो वो जो रील आती है ना, देख रहा है विनोद, ये वही विनोद है सारे। लिखो, वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार
मेवाड़ में, या हाँ ठीक है, लिख मेवाड़ में निर्मित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। ठीक है, अब देखिए यहां कुछ दुर्ग लिखा देता हूं आपको। जैसे अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने 32 दुर्ग नींव से बनाए हैं। नींव से बनाने का मतलब है कि 32 के 32 किले कोई स्वयं ने नींव से लेकर पूर्ण निर्माण नहीं करवाया है। कुछ ऐसे किले हैं जिनका निर्माण तो पहले से हो रखा है, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवा दिया, या कोई जो खंडर था उसका पुनः निर्माण करवा दिया। वैसे देखा जाए तो कुंभा ने अपने वास्तविक जीवन में कोई ऐसा किला नहीं बनाया जो कि स्वयं ने नींव देकर शुरू किया हो, एक भी नहीं है। आपके जहन में आ रहा है क्या, कोई है? कुंभलगढ़ किले का भी निर्माण प्रारंभ के अंदर संप्रति मौर्य द्वारा करवाया गया है। दिखाया था ना आपको, दो मौर्य, एक तो मान मौर्य चित्तौड़ और एक संप्रति मौर्य। मान मौर्य ने क्या किया था चित्तौड़ में? हाँ 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 करे, चित्रांग मौर्य, चित्रांग मौर्य निर्माण करवाया शाबाश चित्तौड़ किले का। मान मौर्य तो कौन था? बप्पा रावल ने जिसको हराकर चित्तौड़ पर कब्जा किया था। कौन सा? मान मौर्य शिलालेख, शाबाश। हाँ 713 ईस्वी का है, जिसको फेंक दिया था। ठीक, यहां लिखो कौन कौन से किले हैं, तो लिखो कुछ स्पेशल लिखा देता हूं। लिखो कुंभलगढ़ किला कहां पर है? राजसमंद में। ये कौन बताएगा आप में से? ये जो बताएगा वो होगा आज का करोड़पति। बेराट दुर्ग, बेराट दुर्ग कहां है जो कुंभा ने बनाया? अगर गलत बताया तो फिर मैं बनूंगा, वो ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, बताओ। सोचो तो सही, आप तो सोच ही नहीं रहे हो, थोड़ा तो सोचो ऐसे, कुछ तो सोचो, जबरदस्ती सोच लो। नहीं नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं सोच सकते? तो आओ इधर, मैं बताता हूं आपको। आपने सोचा नहीं ना, बस यही तो गड़बड़ है। यहाँ एक युद्ध हुआ है जिसका नाम क्या है? बदनौर। इस बदनौर युद्ध का दूसरा नाम है बैराटगढ़ का युद्ध। और वो जो बैराट दुर्ग है वो किसने बनाया है? कुंभा ने। हाँ, वो बताया इसीलिए नहीं क्योंकि फिर मैं यहाँ क्या बताता। ये रहा, ये बैराट दुर्ग है जो कहां पर है? बदनौर में। बदनौर कहाँ है? ब्यावर में। क्योंकि जो बदनौर का युद्ध है ना, उसी का दूसरा नाम है बैराटगढ़ का युद्ध। बैराटगढ़, बैराट दुर्ग, समझे? तो जाओ उधर, वापस जाओ, बदनौर किले में जाओ वापस एक बार। बेचारे को, महमूद खिलजी फर्स्ट को एक बार और छेड़ो, एक ढुस मार के आ जाओ वापस फटाफट। बदनौर का युद्ध देखो। अच्छा, ओके ओके ठीक है। आर के रोलन, ठीक है, ओके।
बेराठगढ़ का युद्ध, उसी का दूसरा नाम क्या है? बेराठगढ़ का युद्ध। ठीक है, तो याद रखिएगा बेराठ दुर्ग है बदनौर ब्यावर के अंदर कुंभा ने बनाया। एक लिखिएगा बसंती किला, ये कहां है बसंती किला? ये बसंती किला ही बसंतगढ़ है, बसंती किला ही बसंतगढ़ है, शिरोई वाला। एक आपके सामने अचलगढ़ दुर्ग है, ये भी कहां पर है? सिरोही में। एक आपके सामने मांडलगढ़ दुर्ग है, भीलवाड़ा वाला। वैसे उसका निर्माण चांदना गुजर ने करवाया था मांड्या भील की याद में, लेकिन उसका पुनर्निर्माण करवाया था कुंभा ने। ठीक है, नंबर 6 मचान दुर्ग, सिरोही। एक और लिखा देता हूं, 7 तो कर ही देते। भोमट दुर्ग, उदयपुर। लिखो। हाँ, अब यहां पर कुंभा की स्थापत्य कला के अंदर, ये तो चलो हमने दुर्गों की बात की, अब हम कुछ मंदिरों की चर्चा कर लेते हैं। तो लिखो कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर। देखो कुंभा बहुत बड़ा शासक है, हाँ, इसीलिए मैंने इसको एक सीक्वेंस में लिखवाया है आपको, कि आप जब पढ़ेंगे ना तो आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। आप पहले दिन ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे आज केवल कुंभा का जीवन परिचय जानना है, इसके दरबारी जानने हैं, और इसका क्या उद्देश्य है, बस इतना ही पढ़ना है। उद्देश्य पूरा कल करेंगे, तो एक दिन एक उद्देश्य पूरा कर लेना, क्योंकि फिर बीच में विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ आ जाए। जैन कीर्ति स्तंभ में कितनी सीढ़ियां हैं और विजय स्तंभ में कितनी है? 157। घर जाकर पढ़ा तो याद हुआ, 157 57 9 7। हाँ, वो भगवान विष्णु को या आदिनाथ को। वहां पर जेता नापा पुंजा पोमा, यहां पर कौन? अत्रि और महस। याद किया? वहां भी चित्तौड़गढ़, यहां भी चित्तौड़गढ़। तुलना से पढ़ा। आगे बढ़ू मैं। लिखिए कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर। कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लिखिएगा
कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़। कुंभ श्याम मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु को। विष्णु के कौन से अवतार की मूर्ति यहां रखी हुई है? नहीं, ऐसा पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूं केवल। भगवान विष्णु के वराह अवतार का यहां पर है, बिल्कुल। मतलब नहीं पूछा है लेकिन, और लिखा भी नहीं है उस बुक में। किस बुक में? आ यस, ये तो याद हो ही गया। कुंभ श्याम मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ में। एक याद रखिएगा, इन्होंने बनाई थी श्रृंगार चौरी मंदिर, और ये जो श्रृंगार चौरी मंदिर है ये भी कहां है? चित्तौड़गढ़ में। ये अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर बनाई थी इन्होंने। चौरी होती नहीं, चौरी, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है कि चौरी के फेरा लागिया पचे, यानी कि चौरी को धुआं लागिया पचे आदमी में बुद्धि को विकास हो जावे। क्या मैंने कि अभी तो ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन जिस दिन तेरे पीछे आ जाएगी ना कोई, उस दिन तू बदल जाएगा। लेकिन यहां एक क्वेश्चन बड़ा यूनिक सा बनता है कि कुंभा का कोषाध्यक्ष, इसका निर्माण कुंभा के कहने पर किसने करवाया था? बेलका। ये कौन है? कुंभा का कोषाध्यक्ष है ये। इन्होंने बिड़ला मंदिर बनाया था, बिरला मंदिर। कहां है? कहां है बिरला मंदिर? शाबाश, दिल्ली। अरे आप तो सोच भी नहीं पाते, कहां है? दिल्ली, बिल्कुल। एकलिंग जी मंदिर कहां पर बनाया? चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा। पहला मंदिर कहां पर बना? कैलाशपुरी में। दूसरा मंदिर कहां बना एकलिंग जी का? चित्तौड़गढ़ में। और एक मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था, कौन सा? कुशाल माता का। कुशाल माता मंदिर कहां पर है? बदनौर, ब्यावर। तो 7 किले, 5 मंदिर, 10 रचनाएं और 6 दरबारी और दरबारियों की रचनाएं। कल आते ही